स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्यूडो फोर्स और उसके डेरिवेशन में। स्यूडो फोर्स को समझेंगे, उसके डेरिवेशन में रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, ये सभी आ जाएंगे। सबको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि स्यूडो फोर्स, मतलब आप लोग इस बात को समझिएगा कि स्यूडो फोर्स जो लगता है वह नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। जब भी किसी पार्टिकल या बॉडी का मोशन का स्टडी करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो न्यूटन के फर्स्ट या सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें सारे फोर्सेस के अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स लेना पड़ता है जो स्यूडो फोर्स होता है। वह स्यूडो फोर्स केवल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए होता है, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉज ऑफ मोशन जो हैं वह इनर्शियल फ्रेम में ही डायरेक्टली अप्लीकेबल हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं हैं। जबकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वह इनर्शियल या नॉन इनर्शियल किसी भी फ्रेम में डायरेक्ट अप्लीकेबल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। लेकिन फर्स्ट और सेकंड लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए हमें इनर्शियल फ्रेम की ज़रूरत होगी। तो हम यदि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं और सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, उसी बॉडी का एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में देख लेंगे, तब स्यूडो फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यदि हम डायरेक्ट उस बॉडी का एक्सेलरेशन ले रहे हैं और किसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में उस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन हम नहीं देख रहे हैं, मतलब उसको यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि बॉडी का जो मोशन का स्टडी कर रहे हैं, एक्सेलरेशन जो देख रहे हैं, वो डायरेक्ट इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में नहीं देख के नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तब उस सिचुएशन में हमें स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो हम वही स्यूडो फोर्स के लिए यहाँ पर फिगर बनाए हैं। एक पार्टिकल P है जिसका पोजीशन वेक्टर हम देख रहे हैं S1 इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में और S2 नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। और तब हम पार्टिकल P पर स्यूडो फोर्स, यानी जब नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन या मोशन पर कंसीडर करेंगे, तब हम स्यूडो फोर्स कैसे इक्वेशन में आ जाएगा वो हम देख रहे हैं। इस इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे। चलिए बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्लियर है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स से कि हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, इसका अर्थ है यहाँ से चले यहाँ पहुँच गए, यानी यह वेक्टर R(S2) S1 प्लस वेक्टर R(P)S2 इज इक्वल टू वेक्टर R(P)S1, ये वेक्टर। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लैंग्वेज को छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, वेक्टर R(S2) विथ रेस्पेक्ट टू S1 प्लस वेक्टर R(P) विथ रेस्पेक्ट टू S2 इज इक्वल टू वेक्टर R(P) विथ रेस्पेक्ट टू S1। अब देखिए यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू S1। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पोजीशन वेक्टर को, तो वेलोसिटी मिलता है। द टाइम रेट, द डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पर d/dt और डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन भी वेलोसिटी मिलता है। तो d/dt ऑफ R(S2) with respect to S1 plus d/dt of vector R(P) with respect to S2 is equal to d/dt of vector R(P) with respect to S1। अब क्लियर है कि ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ S2
with respect to S1 plus velocity of P with respect to S2 is equal to velocity of P with respect to S1। यहाँ पर S1 है। तो आप देखिए यहाँ पर इससे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। वेलोसिटी ऑफ P with respect to S2 is equal to velocity of P with respect to S1 minus velocity of S2 with respect to S1। अब यहाँ इसको इधर लेफ्ट राइट साइड लेके चले गए हैं V/S2 S1 को, तो दिख रहा है आप लोगों को कि यह है वेलोसिटी ऑफ P S1 फ्रेम में, यह भी S1 फ्रेम में, या P का वेलोसिटी या S2 का वेलोसिटी। तो P के वेलोसिटी में से S2 का वेलोसिटी यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S2 मिलता है। यानी यह रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। और ऐसे ही यहाँ रिलेटिव पोजीशन वेक्टर भी यहाँ पर आ जाएगा, RPS2 इज इक्वल टू RPS1 माइनस RS2S1 आ जाएगा। तो वहाँ रिलेटिव पोजीशन वेक्टर भी यहाँ मिल जाएगा, जिसको हमने छोड़ दिया। यहाँ से क्लियर है, तो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसको फिर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो d/dt ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो वही देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू वेलोसिटी d/dt ऑफ, यहाँ VP/S2 है, VP विथ रेस्पेक्ट टू S2 इज इक्वल टू d/dt ऑफ VP with respect to S1 minus d/dt of VS2 with respect to S1। हमको लगता है यहाँ तक क्लियर होगा, तो और यहीं पर लिख देते हैं आगे। वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन जो है वो एक्सेलरेशन मिलता है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S2 होगा। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ P with respect to S2 is equal to acceleration of P यहाँ पर with respect to S1 minus acceleration of S2 with respect to S1 minus acceleration of S2 with respect to S1। इससे रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट मिलेगा। कैसे, एक्सेलरेशन P का देख रहे हैं S1 फ्रेम में, यहाँ भी एक्सेलरेशन S2 का देख रहे हैं सेम फ्रेम S1 में। तो यह एक्सेलरेशन P के एक्सेलरेशन में से S2 के एक्सेलरेशन को सब्ट्रैक्ट किए, तो यह रिलेटिव एक्सेलरेशन मिल गया किसका, P का, किसके रेस्पेक्ट में, S2 के रेस्पेक्ट में। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब देखिए स्यूडो फोर्स पर अब हम लोग पहुंच जाएंगे। इसमें मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ से इसको इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर इसमें पार्टिकल का मास यदि हम m एज्यूम कर लेते हैं, पार्टिकल के मास p, पार्टिकल p के मास को, तो m से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो और m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू S2 इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू S1 माइनस m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रेस्पेक्ट टू S1। अब आप लोग जानते होंगे कि मास यदि कांस्टेंट है किसी बॉडी का, तब न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma होता है।
F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू, हालांकि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वह F इज इक्वल टू dp अपॉन dt होता है। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। लेकिन कांस्टेंट मास के बॉडीज के लिए यह आ जाता है F इज इक्वल टू ma। तो इसी को यहाँ पर देखिए, यह मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s2 है। तो यह जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल p का, वह रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। तो जब मास इंटू एक्सेलरेशन होगा तो ये फोर्स हो जाएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स मिलेगा। तो ये फोर्स मिलेगा किस पर? पार्टिकल p पर। किस फ्रेम में? s2 फ्रेम में। तो इसको लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फोर्स पार्टिकल पर है, किस फ्रेम में है? s2 फ्रेम में। F इन, इसको नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पर ठीक नहीं होगा, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम S2, ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम S2 में ये फोर्स हम लोग देख रहे हैं, यह फोर्स है, इज इक्वल टू, यह भी तो पार्टिकल P का एक्सेलरेशन है, मास भी पार्टिकल P का है, तो यह भी फोर्स हो जाएगा, यह भी फोर्स होगा। एम एस से एम ए इज इक्वल टू एफ से एम ए इज इक्वल टू फोर्स। लेकिन यह किस फ्रेम में होगा? S1 फ्रेम में होगा। तो यहाँ F जो है वह किस फ्रेम में है? इन इनर्शियल फ्रेम, इन इनर्शियल फ्रेम S1, ये इनर्शियल फ्रेम S1 में ये फोर्स माइनस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या है? ये मास इंटू एक्सेलरेशन यह भी है, तो यह भी तो फोर्स ही हुआ। इसका भी डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का ही डायमेंशन होगा, यूनिट और डायमेंशन दोनों ही, डायमेंशंस यूनिट्स दोनों ही। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि यह फोर्स यदि होगा तो किस पर होगा? जैसे यहाँ पर ये P है, पार्टिकल P पर फोर्स देख रहे हैं यहाँ पर, यह भी पार्टिकल P पर फोर्स दिख रहा है, किस में? S2 फ्रेम में। और यह पार्टिकल P पर फोर्स दिख रहा है किस में? S1 फ्रेम में। और यह एक्सेलरेशन S2 का S1 के रेस्पेक्ट में है, यानी यह फोर्स किस पर दिख रहा है? S2 पर दिख रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? S1 के रेस्पेक्ट में, यानी S1 फ्रेम में। तो ये जो फोर्स होगा ये तो पार्टिकल पर है ही नहीं ना। और हम लोग मोशन का किसका कंसीडर कर रहे हैं? पार्टिकल के मोशन का कंसीडर कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जो भी देखना होगा, फोर्स वगैरह जो भी देखना होगा, सब पार्टिकल पर देखेंगे ना। दूसरी किसी बॉडी पर, पार्टिकल पर या फ्रेम पर क्या फोर्स लग रहा है, इससे हमको क्या बहस है? हम जब भी किसी पार्टिकल या बॉडी या सिस्टम के मोशन पर कंसीडर करेंगे तो उस बॉडी या सिस्टम पर लग रहे फोर्सेस हमको बहस है। दूसरे किसी पार्टिकल या बॉडी पर लग रहे फोर्स हमको क्या बहस है? लेकिन यहाँ पर यह आ रहा है S2 फ्रेम पर, जो पार्टिकल पर यह फोर्स नहीं है बल्कि दूसरे किसी चीज़ पर है, दूसरे किसी फ्रेम पर है, दूसरे किसी पार्टिकल या बॉडी पर है। इसका अर्थ है कि यह जो फोर्स है यह एक्स्ट्रा में आ गया है, पार्टिकल पर ऐसा कोई फोर्स नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे समझने के लिए, यहाँ प्लस दे देते हैं और इसको माइनस m इंटू ए S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 लिख सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। अब यह ध्यान दीजिए, यह जो फोर्स है यह इनर्शियल फ्रेम में है, रिजल्टेंट फोर्स, और यह जो फोर्स है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, ये रिजल्टेंट फोर्स पार्टिकल पर। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि यह फोर्स पार्टिकल पर नहीं है, यानी यह एक एक्स्ट्रा फोर्स है, जो स्यूडो फोर्स है, जो पार्टिकल पर नहीं होता है। ये झूठा है, मतलब ऐसा कोई फॉल्स है ये। इसी को कहते हैं स्यूडो फोर्स। यही हो जाता है स्यूडो फोर्स। ये इसको नीचे लिख देते हैं हम स्यूडो फोर्स को। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में किसी पार्टिकल के मोशन पर कंसीडर करेंगे, उस पर रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे, उसका एक्सेलरेशन देखेंगे, तो इनर्शियल फ्रेम में जितना रिजल्टेंट फोर्स आया होगा, इनर्शियल फ्रेम में जो भी उस पर फोर्स होगा रिजल्टेंट फोर्स, उस फोर्स में यह फोर्स एक्स्ट्रा हमें ऐड करना पड़ेगा। यह स्यूडो फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, निगेटिव साइन के साथ ही ऐड होगा।
तब जाके हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के सेकेंड या फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, जब ये स्यूडो फोर्स को ऐड कर देंगे तब। और ये हम नहीं निकाले हैं, ये अपने आप आया है, इक्वेशन से आया है, ये डेरिवेशन में आ गया है कि यह फोर्स एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ रहा है। कब? यदि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन को या मोशन पर कंसीडर कर रहे हैं या फोर्स देख रहे हैं किसी पार्टिकल पर, तब जाके इनर्शियल फ्रेम में जो भी फोर्सेस हैं उसके अलावा एक फोर्स एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ रहा है। ये केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के फर्स्ट और सेकेंड लॉ को डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो हमको लगता है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यही क्या है, स्यूडो फोर्स है। तो यह आप प्लस इंटू माइनस लिखे हैं तो हमको लगता है समझ रहे होंगे। माइनस को लिख सकते हैं ना, प्लस इंटू माइनस फिर माइनस हो जाएगा। तो ये ऐड करना है इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं। हैंस एफ स्यूडो फोर्स जो होगा इज इक्वल टू माइनस एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1। अब इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू m इंटू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चीज़ और देखना है जिससे स्यूडो फोर्स आपको क्लियर होगा। यहाँ m जो है मास है, किसका है? इस पार्टिकल का है, और एक्सेलरेशन इस नॉन इनर्शियल फ्रेम का है। यानी यह फोर्स पार्टिकल पर नहीं है, ये एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम का हो रहा है और मास किसका हो रहा है? पार्टिकल का हो रहा है। यदि यह नॉन इनर्शियल फ्रेम पर भी फोर्स होता तो मास किसका होना चाहिए था? यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम का होना चाहिए था, इस पार्टिकल P का नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। तब जाके ये फोर्स किस पर होता? नॉन इनर्शियल फ्रेम पर फोर्स होता। लेकिन यहाँ पर यह जो मास है, ये पार्टिकल का मास है, जो यह इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है। ये एक फॉल्स फोर्स है, एक झूठा फोर्स है, एक स्यूडो फोर्स है। और इसका वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट कैसे स्यूडो फोर्स, आप लोग लास्ट में देखिए स्यूडो फोर्स को डायरेक्ट अप्लाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन बनाते समय कैसे स्यूडो फोर्स को लिखेंगे, तो क्या ले लेंगे हम? स्यूडो फोर्स जब ऐड करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में मोशन देखना होगा तो क्या करेंगे हम? मास ऑफ द सिस्टम, यानी जो पार्टिकल या बॉडी है उसका मास, इनटू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। यानी यहाँ एक्सेलरेशन किसका लेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन लेंगे, और किसके रेस्पेक्ट में? इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, और उसमें माइनस लगा देंगे, यानी डायरेक्शन को क्या करेंगे? उलट देंगे। तो सीधे सीधे कैसे यूज कीजिएगा आप लोग स्यूडो फोर्स को? स्यूडो फोर्स जो एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा इनर्शियल फ्रेम में जितने फोर्सेस होंगे उसके अलावा, तो कैसे ऐड कीजिएगा? तो आप मास ले लीजिएगा पार्टिकल या बॉडी का, और एक्सेलरेशन किसका ले लीजिएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम का। किसके रेस्पेक्ट में? इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। और डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का जो भी डायरेक्शन है नॉन इनर्शियल फ्रेम का, उसके ओपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लेना है, बस यही ध्यान रखना। तो यही हो गया स्यूडो फोर्स। ये हमको लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके बाबू, मिलते हैं बाबू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब